हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और करते हैं फ्री फ्लोट सिस्टम। मैंने 3 पार्ट बताए थे, फ्री फ्लोट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम एंड पैक्ड सिस्टम। तो उसमें से मैंने पैक्ड कल ही पढ़ा दिया था और आज पढ़ाएंगे फ्री फ्लोट सिस्टम एंड मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। इसी के बाद में आपकी ये मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है इन्फ्लेशन। खैर, आज देखते हैं। और ये थे क्या, किसी भी देश में घरेलू मुद्रा के दर को तय करने या नियंत्रित करने के उद्देश्य से इन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि घरेलू मुद्रा को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो हाँ, इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्री फ्लोट सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए, जो फ्री फ्लोट सिस्टम है हमारा, यानी कि स्वतंत्र प्रवाह प्रणाली जो सिस्टम है हमारा, ये इंडिया में यूज़ नहीं होता है। इंडिया में यूज़ नहीं होता है, यूज़ नहीं होता है। इंडिया में जो यूज़ होता है उसे कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, जो कि इसके बाद में पढ़ूंगी। ये यूज़ होता है विकसित देशों में, विकसित देशों में इसका यूज़ होता है। लेकिन जो हम आपको एग्जांपल देंगे वो इंडिया का ही दे के समझाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विदेशी मुद्रा का आगमन भी होता है और विदेशी मुद्रा का पलायन भी होता है। ठीक है, अब जब हम कोई चीज़ निर्यात करते हैं तो भारत में क्या होता है, विदेशी मुद्रा आती है। ठीक है, निवेशक निवेश करने आता है तब विदेशी मुद्रा आती है। जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब विदेशी मुद्रा आएगी। निवेशक अगर कोई निवेश करने आता है, निवेश करने, तब हमारी विदेशी मुद्रा आएगी। ठीक है, और जो भारत के ही लोग हैं लेकिन विदेशों में जाकर रह रहे हैं, वो अपनी कमाई का कुछ एक हिस्सा मतलब कमा के भारत में भेजते हैं, तो जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, वो भी इंडिया में आएगा। तो आपको पता होगा कि विश्व में सबसे बड़ा रेमिटेंस अपना इंडिया ही है, तो वो लोग भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने यहाँ इंडिया में भेजते हैं। तो रेमिटेंस लिख सकते हैं, रेमिटेंस। ठीक है, तो वो हो गया। सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला रेमिटेंस इसका इंडिया ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कहने इसका मतलब क्या है कि जो भारत है वो विश्व में हर एक कोने में बसे हुए हैं ज़्यादातर जगह। फिर क्या है, अब क्या है कि जब हम आयात करते हैं कुछ, तब हमारी क्या होती है, विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। ठीक है ना, जब हम कोई चीज़ आयात करेंगे तो विदेशी मुद्रा हमारी बाहर जाएगी। ठीक है, फिर जब हम विदेशी निवेश, जब क्या होता है कि जैसे यहाँ से विदेशी निवेशक बाहर चले जाएं अपना निवेश लेकर के, जो भी विदेशी निवेशक थे अपने यहाँ इंडिया में, वो क्या चले जाएं, बाहर चले जाएं, कहीं पे बाहर चले जाएं निवेश करने, तो भी क्या है, विदेशी मुद्रा पलायन कर जाएगी। इसके अलावा कि मान के चलो कुछ भारतीय निवेशक भी हैं, वो अगर बाहर चले जाएं निवेश करने, तो भी हमारी क्या होगी, विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी, यानी कि पलायन करेगी। इतनी बात आई समझ में। इसके अलावा वे विदेशी जो भारत में रह रहे हैं और अपने परिजनों को कुछ रुपए भेजते हैं, अपने परिवार वालों को, तब भी हमारी क्या होगी, विदेशी मुद्रा बाहर चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक्सपोर्ट होगा इंडिया से, जब एक्सपोर्ट होगा इंडिया से, तब क्या होगा, भारत में रुपए आएगा। जब एक्सपोर्ट हम करेंगे कोई चीज़ तो क्या होगा, भारत में रुपए, विदेशी मुद्रा कहने का मतलब आएगी डॉलर, मान लो, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, डॉलर आएगा। लेकिन जब हम कोई चीज़ कहीं से आयात करते हैं, कोई चीज़ जब हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो क्या होगा, विदेशी मुद्रा बाहर जाएगी। जाहिर सी बात है, मान के चलो टॉय किसी से खरीद रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, जब हम टॉय किसी से खरीदेंगे तो पैसे के बदले टॉय तो खरीदेंगे, तो उसको हम रुपए नहीं देंगे, हम डॉलर देंगे, तो क्या होगा, हमारा रुपया जाएगा। और जब कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो क्या देगा, जब कोई एक्सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, तो हमारे यहाँ डॉलर आएगा, यानी कि विदेशी मुद्रा आएगा। तो मान के चलो राइस को अगर इंडिया, सॉरी इससे पहले जो मान के चलो राइस को अगर इंडिया क्या कर रही है, निर्यात कर रही है, तो डॉलर लेगी, तो कहने का मतलब क्या है, डॉलर अपने वहाँ आएगा। ठीक है,
इंडिया के ही रेफरेंस में समझा रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, एक्सपोर्ट अगर इंडिया कर रही, ये क्या है, इंडिया अगर कुछ भी आयात कर रही है तो विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, अगर इंडिया कुछ भी एक्सपोर्ट कर रही है तो विदेशी मुद्रा घर के अंदर आ रही है, यानी कि इंडिया में आ रही है। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो एक बेसिकली रूल है इकोनॉमिक्स में, वो जो कि सभी जगह चलता है, जिसे सदाबहार रूल भी कहते हैं। आप लोग चाहें तो लिख लीजिए कि जब किसी चीज़ की मांग बढ़ जाती है, जब किसी चीज़ की मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। और जब किसी चीज़ की आपूर्ति बढ़ जाती है, आपूर्ति बढ़ जाती तो वो चीज़ क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। इतना समझ के रखिएगा क्योंकि आगे इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा। ठीक है, जब किसी चीज़ की मांग बढ़ जाती है तो वो वस्तु महंगी हो जाती है, और जब किसी वस्तु की आपूर्ति बढ़ जाती है तो वही वस्तु हमारी सस्ती हो जाती है। तो मान के चलिए कि जब कोई व्यक्ति डॉलर लेकर आएगा भारत जैसे देश में, तो वो डॉलर को यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे कोई अन्य व्यक्ति है, वो इंडिया में आता है डॉलर लेकर के, तो डायरेक्टली वो डॉलर यूज़ नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, पहले उस डॉलर को क्या करेगा, पहले वो रुपए में कन्वर्ट करेगा, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ही वो यहाँ पे यूज कर पाएगा। ठीक है, तो डॉलर की जो खरीद बिक्री होती है वो स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। डॉलर को जैसे नॉर्मली नहीं कोई ऐसे खरीद बेच सकता है, वो कहाँ पे होती है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। और ये क्या होता है, ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब देखिए, मान के चलो कोई एक ठीक है, ये है, ठीक है, इंडिया। मान के चलो कोई मतलब एक अपने एक्सपोर्टर है, यानी कि निर्यातक, ऐसे तो मान के चलो कोई निर्यातक है, उसने कुछ एक्सपोर्ट किया, उसको क्या मिल गया, बदले में डॉलर मिल गया। उसने कुछ एक्सपोर्ट किया, उसको बदले में क्या मिल गया, डॉलर मिल गया। अब डॉलर को वो क्या करेगा, रुपए में कन्वर्ट करेगा, तो वो डॉलर को बेचेगा। ठीक, दूसरी बात, अब मान के चलो कि कोई इम्पोर्टर है, उसने क्या किया, इम्पोर्ट किया, तो भुगतान वो किस में करेगा, डॉलर में करेगा। अब भुगतान वो किस में करेगा, एक निर्यातक हो गया, एक जो है इम्पोर्टर हो गया, आयातक। भुगतान किस में करेगा, वो डॉलर में ही करेगा, जो आयातक होगा। ठीक है, इम्पोर्टर ने क्या किया, डॉलर खरीद लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई डॉलर बेचेगा तो कोई डॉलर खरीदेगा। बात समझ में आई। अगर किसी ने कुछ निर्यात किया तो उसको क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा, नो डाउट। अगर किसी ने कुछ आयात किया तो उसको भुगतान किस में करना पड़ेगा, डॉलर में करना पड़ेगा। इतनी बात आ गई समझ में। तो कोई डॉलर बेचेगा तो कोई डॉलर खरीदेगा, नो डाउट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि जब भारत में डॉलर बहुत आएगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएगा, डॉलर क्या आएगा, भारत में बहुत ज़्यादा आएगा, डॉलर क्या इंडिया में बहुत ज़्यादा आएगा, और डॉलर का लेकिन पलायन ना हो पाए, डॉलर का पलायन ना हो पाए या कम हो पाए, यूँ समझ लीजिए। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि डॉलर की आपूर्ति कम है या ज़्यादा है। रोक करके पहले जवाब दीजिए, फिर आइए। तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जो डॉलर की आपूर्ति है हमारी, डॉलर की आपूर्ति वो क्या है, ज़्यादा है। डॉलर की आपूर्ति तो ज़्यादा है लेकिन मांग क्या है, कम है। डॉलर की आपूर्ति ज़्यादा है लेकिन मांग कम है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, डॉलर हमारा कमज़ोर होगा। जाहिर सी बात है, जिसकी अभी हमने ये चीज़ बताई भी थी। ठीक है, तो जिसकी क्या है, आपूर्ति ज़्यादा है, वो कमज़ोर होगा, और रुपया यहाँ पे क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। आगे देखिए, अब ये चीज़ होती कैसे है, इसको जरा समझ लीजिए। ठीक है, कोई एक्सपोर्टर है, वो कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो क्या देके जाएगा यहाँ पे, डॉलर। ठीक है, डॉलर आएगा अपने वहाँ ज़्यादा। ठीक है, अब मान के चलो जो बेचने वाला है, जो एक्सपोर्टर है, कोई होगा एक्सपोर्टर। ठीक है, वो कहेगा कि $1 की कीमत क्या आप 50 रुपये में लेंगे। क्योंकि क्या है, एक्सपोर्टर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब A B B ज़्यादा मात्रा में ये करने का मतलब C B D भी इस तरीके से। ठीक है,
तो एक्सपोर्टर कहेगा $1 आप 50 रुपये में ले लीजिए, तो इम्पोर्टर कहेगा नहीं, इम्पोर्टर कहेगा नहीं, आप जैसे एक्सपोर्टर काफ़ी ज़्यादा है तो मैं आपका 50 रुपये में डॉलर नहीं लूँगा। कहेगा तो कहेगा चलो अच्छा ठीक है, तुम 49 में दो, ठीक है। तो क्या करेगा ये, $1 की कीमत कितनी इसने कर दी, 49 रुपये। फिर एक अन्य एक्सपोर्टर उसने कहा कि आप $1 की कीमत हमसे 49 रुपये ले लीजिए। फिर इम्पोर्टर कहेगा नहीं, मैं 48 रुपये दूंगा। यानी कि $1 जब आप इसको देंगे तो ये आपको वापस कितना रुपये करेगा, 48 रुपये करेगा। इतनी बात आई समझ में या नहीं आई? आई होप आई होगी, अगर ना आई हो तो वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि मान के चलो भारत में क्या हो जाए, कम्युनिस्टों की सरकार आ जाए, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा डॉलर लेके आए। क्या लेके आए, डॉलर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेकर आ जाए, और जो अपने यहाँ हैं मतलब वो भी क्या हो जाए, भाग जाए। जो अपने यहाँ हैं वो क्या हो जाए, भाग जाए अपने यहाँ से, अपने यहाँ आए डॉलर लेकर और वो क्या हो जाए, भाग जाए। इसके अलावा जो पहले से इन्वेस्ट करके बैठे थे विदेशी निवेशक, वो भी भाग जाएं, ठीक है, अपना डॉलर लेके भाग जाएं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? रोकिए, वीडियो पॉज कीजिए, जाके जवाब दीजिए। तो यहाँ पे डॉलर की जो मांग है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। डॉलर की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और सप्लाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि जो बेचने वाला है डॉलर, उसका अपर हैंड रहेगा। कहने का मतलब ये है कि डॉलर जो खरीदने वाला है वो कहेगा आप $1 को 48 रुपये में हमसे ले लीजिए। जो डॉलर बेच रहा है वो कहेगा कि जो डॉलर खरीद रहा है वो कहेगा कि आप $1 की कीमत 48 रुपये हमको दे दो। तो बेचने वाला कहेगा नहीं, खरीदार काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम जो है 49 में ही लेंगे। 49 में अगर मतलब आपको लेना हो तो बताओ। तो फिर क्या होगा कि खरीदने वाला मजबूरी में क्या करेगा, $1 का 49 रुपये दे दे, सॉरी यहाँ पे नहीं 49 नहीं 45 है, तो मान के चलो फिर यहाँ पे 46 कर लो, वैसे 45 है ना, यहाँ पे 46 कहेगा नहीं मैं 46 में ही दूंगा। तो क्या होगा, वो 46 में ले लेगा। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, डॉलर मजबूत हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब डॉलर मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और उसकी सप्लाई कम हो गई है। और सप्लाई जब किसी चीज़ की में कम हो जाएगी तो क्या होगी, वो चीज़ मजबूत हो जाती है। और रुपया क्या होगा, यहाँ पे कमज़ोर, ये डॉलर क्या होगा, मजबूत हो जाएगा, और रुपया क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फ्री फ्लोट सिस्टम है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसमें आरबीआई भी, यानी कि उस देश की केंद्रीय बैंक भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। यहाँ पर जो विनिमय दर होती है मतलब उसको बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है। बाजारी ताकतों का मतलब क्या है, बाजारी ताकतों का मतलब है मांग और आपूर्ति। बाजारी ताकतों का मतलब है मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिया जाता है, सप्लाई पर छोड़, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम या डर्टी फ्लोट सिस्टम, या इसको कहते हैं प्रबंधित प्रवाह प्रणाली। प्रबंधित प्रवाह प्रणाली, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये कहाँ यूज़ होता है, पहले तो ये जान लीजिए ये कहाँ यूज़ होता है। ये यूज़ होता है इंडिया में, यानी कि विकासशील जैसे देशों में इसका यूज़ होता है। विकासशील जो देश होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो घरेलू मुद्रा के एक्सचेंज रेट होते हैं उनको बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है। घरेलू मुद्रा के जो एक्सचेंज रेट या जो विनिमय दर होते हैं उनको बाजारी ताकतों पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि केंद्रीय बैंक किसी भी तरह मतलब जब अगर आवश्यकता होगी तो केंद्रीय बैंक किसी भी हद तक इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि फ्री फ्लोट सिस्टम में ऐसा
नहीं था। केंद्रीय बैंक इसमें क्या कर सकती है, हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है। भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने किया क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से परिसीमन तय किया है। अब परिसीमन क्या होता है इसे देख लीजिए। आरबीआई करती क्या है, एक रेंज डिसाइड कर देती है। मान के चलो ये है, यहाँ पे हम कह लेते हैं 76 रुपये, यहाँ पे कर लेते हैं 70 रुपये। तो है क्या, 76 रुपये से बाहर नहीं जाना चाहिए और 70 से नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। तो जब तक डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट होगा तो इसी के अंदर होना चाहिए। 76 से बाहर नहीं जाना चाहिए, 70 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब तक ऐसा रहेगा कि ठीक है भाई 76, 70 और 76 के अंदर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही ये बाहर होने लगेगा वैसे ही आरबीआई हस्तक्षेप करेगी। मान के चलो अगर 76 के पार चला जाता है तो भी आरबीआई हस्तक्षेप करेगी, और अगर 70 से नीचे हो जाता है तो भी आरबीआई क्या करेगी, हस्तक्षेप इसमें करेगी। आरबीआई करती क्या है कि जैसे डॉलर का आगमन बहुत ज़्यादा है, कोई बाहरी है वो अपने यहाँ क्या कर रहा है, मतलब डॉलर का अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ से क्या एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक्सपोर्ट जब अपने यहाँ से ज़्यादा होगा तो डॉलर अपने यहाँ ज़्यादा मात्रा में आएगा। ठीक है। तो मान के चलो कि डॉलर का आगमन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डॉलर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, डॉलर तो कमज़ोर होगा लेकिन रुपया क्या होगा, मजबूत होगा। रुपया क्या होगा, मजबूत होगा, मजबूत होगा। ठीक है। तो एक सर्टेन लिमिट के बाद हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ने लगेगा। ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगी, डॉलर को कमज़ोर होने और रुपए को मजबूत होने से बचाएगी। कैसे, उसी को क्या करेगी, एक्सचेंज रेट को उसी रेट में ले आएगी, यानी कि जितना उसने परिसीमन जितना भी तय किया होगा उसी रेट में लाने की कोशिश करेगी। कैसे, आरबीआई करेगी क्या, डॉलर को खरीदना चालू कर देगी और अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या करने लगेगी, भरने लगेगी। आरबीआई डॉलर को खरीद कर अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भरने लगेगी, और जितना भी अधिशेष होगा बाजार में, जितना भी अधिशेष होगा उसको अपने ओर करना शुरू कर देगी, यानी अपने पास रखना शुरू कर देगी, खरीदना चालू कर देगी। तो इससे होगा क्या कि डॉलर की डिमांड भी क्रिएट होगी और डॉलर कमज़ोर होने से बचेगा भी। अब क्या है, डॉलर खरीदा रुपए देकर। अब रुपए के प्रवाह बढ़ जाने से क्या होगा, रुपए का प्रवाह जब ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो अब आरबीआई मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मैंने बताया था बाजारी स्थिरीकरण योजना में बेचकर अतिरिक्त जितना भी रुपया होगा वो क्या कर लेगी, अपने पास कर लेगी। इसी को कहते हैं कृत्रिम निष्फलीकरण, कृत्रिम निष्फलीकरण। ठीक है, इसी को कहते हैं कृत्रिम निष्फलीकरण। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए। अभी तक तो मैंने क्या बताया था, डॉलर का अत्यधिक आगमन है। अब हम कह रहे हैं कि डॉलर का पलायन काफ़ी ज़्यादा है। तो डॉलर का जब पलायन ज़्यादा होगा, यानी कि आगमन कम है और पलायन ज़्यादा है, तो मांग क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी और आपूर्ति कम हो जाएगी। यानी कि अगर मांग ज़्यादा है, आपूर्ति कम है, तो क्या है, पलायन जो है ज़्यादा है और आगमन कम है। तो आरबीआई फिर क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। क्यों, क्योंकि डॉलर क्या है, महंगा है और घरेलू मुद्रा सस्ती है। आरबीआई हस्तक्षेप करेगी। आरबीआई क्या करेगी, डॉलर की आपूर्ति को बढ़ाएगी। जो डॉलर की आपूर्ति है आरबीआई उसको बढ़ाएगी। क्या करेगी आरबीआई, डॉलर की आपूर्ति को बढ़ाएगी, डॉलर की आपूर्ति बढ़ाएगी। ठीक है। इसके लिए आरबीआई अपने विदेशी कोष से डॉलर बेचना चालू कर देगी। जो भी उसका फॉरेन एक्सचेंज होगा उससे क्या करेगी, डॉलर बेचना चालू कर देगी, ताकि डॉलर की आपूर्ति बढ़ जाए। इसमें आरबीआई ऐसा नहीं कि जितना है विदेशी कोष में वो सब कुछ नहीं, सारा नहीं, 6% से ज़्यादा नहीं बेच सकती। अपने जो उसका विदेशी कोष होता है उससे उसके 6% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती है आरबीआई। तो मान लीजिए ऐसा करने के बाद भी बहुत ज़्यादा कुछ प्रभाव ना पड़े, उसने 6% मान के चलो बेच भी दिया आरबीआई ने, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसके बाद करेगी क्या आरबीआई, भारतीय बैंकों को दिशा निर्देश देगी
कि एनआरआई की जमा राशि पर ब्याज दर बढ़ा दीजिए। जो एनआरआई हैं उनकी जमा राशि पर आप ब्याज दर को बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, निवेश हेतु वे आकर्षित होंगे जितने भी आरबीआई होंगे और भारतीय बैंकों में डॉलर को जमा करेंगे। परंतु होगा कि ये एक तात्कालिक उपाय है, दीर्घ अवस्था में इसका नकारात्मक प्रभाव होगा, क्योंकि होगा क्या है कि जमा राशि के परिपक्व होने पर धनराशि का ज़्यादा पलायन होगा। मान के जो यूएसए में 4% है, यूएसए में भी क्या है 4% है, अपने यहाँ इंडिया में 6% है, तो वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा निवेश करेंगे। लेकिन अभी तो चलो ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, इसका नुकसान होगा। ठीक है, अब आगे देखिए उसके अलावा क्या करती है आरबीआई, भारतीय कंपनियों के लिए बाह्य सीमा को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। इससे होगा कि भारतीय कंपनियां डॉलर के रूप में ऋण प्राप्त कर सकती हैं। जो भारतीय कंपनियां हैं वो डॉलर के रूप में ऋण प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये भी एक क्या है, तात्कालिक उपाय है। इससे भी क्या होगा, नुकसान होगा कि जैसे मान के चलो अभी दिया उन्होंने कितना, $1, और बाद में 4 साल बाद हमको कितना देना पड़ा, $1.5 या $2 देना पड़ा, तो क्या है, इंडिया का नुकसान है इससे। अब इसके अलावा क्या करेगी भारत सरकार, विदेशी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को क्या करेगी, सरल बना देगी। विदेशी निवेश से संबंधित जितने भी नियम होंगे उनको सरल बना देगी। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगी, सेबी को आप लोग जानते होंगे, सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, सेबी क्या करेगी, शेयर बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियमों को सरल बनाएगी ताकि विदेशी निवेश अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, डॉलर के प्लान को रोकने के उद्देश्य से क्या करेगी भारत सरकार जो है, सोना या इस तरीके की जितने भी गैर अनिवार्य वस्तु पर क्या करेगी, आयात शुल्क बढ़ा देगी। आयात शुल्क को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम एंड फ्री फ्लोट सिस्टम। इसके अलावा आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी ना समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और एक बार अगर ना समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके अवश्य ही देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू।